स्वागत है आप सभी का जी बिजनेस पर। आपके साथ मैं हूं स्वाति। बजट 2021 में टैक्स स्लैब में हालांकि कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कई और बदलाव किए गए हैं जिन्हें एक निवेशक के तौर पर आपको न सिर्फ जानना जरूरी है बल्कि ये समझना भी काफी अहम है। तो आज म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में हम करेंगे बजट की उन घोषणाओं को डिकोड जो आपके निवेश और कमाई से जुड़ी है। बजट की उन बारीकियों को समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान, वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर कीर्तन शाह। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और बजट के ऊपर जाने के पहले एक खबर जो आपके निवेश से ही जुड़ी हुई है वो है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन से जुड़ी हुई। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। कहा है कि भाई अब यूनिट होल्डर्स को 9,122 करोड़ रुपए आप बांटने का जो काम है वो शुरू कर दीजिए। ये उन 6 स्कीम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं जो पिछले साल अप्रैल में फ्रैंकलिन ने बंद कर दी है। और ये जो बांटने का काम है वो एसबीआई म्यूचुअल फंड को सौंपा गया है और अगले 20 दिनों के अंदर ये पूरा जो पैसे बांटने का काम है वो पूरा करना होगा। कीर्तन, इस पे हमने पहले भी काफी बात की है। बहुत दिनों से 1 साल तक निवेशकों के मन में ऑलमोस्ट वो एकदम डरे हुए थे कि पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। क्विकली एक सवाल कि जो उनके मन का सवाल है कि अब पैसे मुझे कैसे मिलेंगे, मुझे पूरा पैसा मिलेगा, किस वैल्यू पर बेसिकली एनएवी पे मुझे पैसा मिलने वाला है। स्वाति, ये जो 9,122 करोड़ है वो जो कैश पड़ा हुआ है स्कीम्स में उसे अप्रोप्रिएटली डिवाइड किया जाएगा कि आपके पास कितने यूनिट्स है उस स्कीम में। अच्छा। तो मान लीजिए अगर स्कीम में 100 यूनिट्स है टोटल और आपके पास 5 यूनिट है तो आपकी स्कीम में जितना भी कैश पड़ा हुआ है उसका 5% आपको दिया जाएगा। ओके, तो बहुत ज्यादा टेक्निकल होने की यहाँ जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है। हेमंत सर। यस स्वाति सर, आपका रिएक्शन इस खबर के ऊपर? नहीं, आई थिंक मुझे लगता है ये अच्छा स्टेप है, ये होने ही वाला था इनफैक्ट। और इसीलिए आई थिंक हर स्टेज पे ये सलाह दी जा रही थी इन्वेस्टर्स को कि वो इस चीज के लिए वोट करें कि स्कीम जो है वो आगे कंटिन्यू ना हो, क्योंकि वही एक सही तरीका था जो इन सिक्योरिटीज की सही वैल्यू लेने का। और आई थिंक ये प्रोसेस है जो शुरू हुआ है और काफी अच्छी खबर है उन इन्वेस्टर्स के जिनका पैसा जो है इन स्कीम में लगा हुआ है। और ये प्रोपोर्शनेटली जो जैसे जैसे स्कीम रिकवर करती जाएंगी ये ऐसे धीरे धीरे पैसा जो है इन्वेस्टर्स को मिलने लगेगा। चलिए, ये एक अच्छी खबर निवेशकों के लिहाज से। लौटते हैं हम बजट की बारीकियों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। हेमंत सर, सबसे पहले आप के लिहाज से लौटते हैं हम बजट की बारीकियों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। हेमंत सर, सबसे पहले आपसे एक सवाल। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किसी ने मुझसे किया कि ये जो रिटर्न फाइल ना करने की छूट दी गई है 75 साल और उसके ऊपर के उम्र वाले लोगों को, ये सिर्फ 75 साल वालों के लिए ही क्यों? ये 60 साल वालों ने भी ऐसा कुछ गलत काम तो नहीं किया था कि उनको ना ये छूट मिले? आपको हालांकि इसके बारे में वित्त मंत्री ने कुछ कहा जरूर है, लेकिन आपको लगता है कि ये 60 साल की उम्र से ही अगर लागू होता तो ज्यादा बेहतर होता? ये स्वाति, यहाँ पे इशू क्या है, वैसे भी अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में जाके देखें तो उसमें काफी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं कि आपको टैक्स पे नहीं करना, आपको सिर्फ रिटर्न फाइल नहीं करनी है। और दूसरी बात ये है कि वहां पे बहुत सारी कंडीशंस है। एज ऑफ नाउ जो अभी तक क्लैरिटी है उसके ऊपर ये है कि आपका जो पेंशन अकाउंट, बैंक अकाउंट वहीं पे होना चाहिए और सिर्फ इंटरेस्ट और पेंशन के ऊपर ये छूट है आपको। और अगर आपके पास कोई रेंटल इनकम है या कोई डिविडेंड इनकम है या कैपिटल गेन्स है वो 75 ईयर अबव जो टैक्स पेयर उनको ये छूट नहीं है। तो ये बात सही है कि अमीन उसको कैसे जस्टिफाई करें कि 75 ही क्यों और 60 क्यों नहीं और 65 क्यों नहीं। लेकिन इशू ये है कि उसमें भी बहुत सारी छूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत लाइफ काफी सारे टैक्स पेयर के लिए बहुत सिंपल होने वाली है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, जिनको जितने भी लिमिटेड लोगों को फायदा है तो उतना है, बट जैसा मैंने कहा उसमें भी काफी कंडीशंस हैं। तो टर्म्स एंड कंडीशन सशर्त ये लागू, ये बात कही गई है, तो वो शर्तों को जरा गौर से पढ़ने की जरूरत है। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो बजट में हालांकि घोषणा नहीं की गई थी कीर्तन, लेकिन ये बाद में जब डिटेल्स में आप जाएंगे तब वहां पर दिख रहा था, वो था एक पीएफ के ऊपर कि 2.5 लाख रुपए से ऊपर के निवेश पर जो भी इंटरेस्ट होगा उस पे इंटरेस्ट लगेगा, और साथ ही यूलिप के ऊपर। पीएफ के ऊपर पहले आते हैं। एक सवाल निवेशकों को कि बहुत लोग जो वॉलंटरी तरीके से डाल रहे थे पैसे वहां पर कि आपको अच्छा खासा 8% के आसपास का वहां पे ब्याज दर मिल रहा था, वो नहीं मिलेगा फ्री में। अब पैसे और कहां लगाएंगे? अगर यहां नहीं लगाएंगे तो कहां लगाएंगे?
तो स्वाति, सबसे पहले तो ये किन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है? मुझे नहीं लगता कि ये बहुत सारे लोगों को इतना डायरेक्टली अफेक्ट करेगा स्वाति, क्योंकि सबसे पहले तो आप देखिए, अगर 2.5 लाख के ऊपर अगर आपकी बेसिक कंट्रीब्यूशन है तो ही आपके लिए ये स्लैब एप्लीकेबल है। तो अगर आप छोटा सा बैक एंड कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये उन्हीं लोगों को अफेक्ट करेगी जिसकी सीटीसी 42 लाख से ज्यादा है। अच्छा, क्योंकि अगर आप नया वेज कोड देखेंगे जो 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होने वाला है, तो 42 लाख में से अगर आपका 50% बेसिक है तो 21 लाख बेसिक हो गया। अब 21 लाख रुपीस पे अगर आपको 12% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा तब जाकर वो 2,52,000 होगा। इसका मतलब कि 2.5 लाख के ऊपर की आपकी कंट्रीब्यूशन तभी होगी जब आपकी सैलरी तकरीबन 42 लाख है। तो ये उन्हीं लोगों को सबसे पहले तो छोटा सा एक एडिशनल टैक्स है, और वो भी बहुत ही कम है मेरे हिसाब से। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि आपने वॉलंटरी की भी बात की। तो मान लीजिए अगर कोई एक है जिसकी सैलरी सीटीसी 25 लाख है, तो अगर बेसिक 12.5 लाख होगी 50% के हिसाब से, तो आपका कंट्रीब्यूशन आएगा 12% उस 12.5 लाख पे 15 लाख रुपए, सॉरी 1.5 लाख रुपए। अब आप 1.5 लाख रुपए तो उस स्लैब के नीचे हैं, तो आपको तो ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। पर मान लीजिए अगर आप वॉलंटरीली ज्यादा कंट्रीब्यूट करते, क्योंकि आपको 100% ऑफ बेसिक तक कंट्रीब्यूट करना अलाउड है, यानी अगर 12.5 लाख आपका बेसिक है और आप वो पूरा 12.5 लाख कंट्रीब्यूट करना चाहे, जो बहुत सारे लोग करते थे क्योंकि उनको आज 8.5% तक का रिटर्न मिलता था, उसमें यहाँ एक प्रॉब्लम ये होगी कि अगर आप 12.5 लाख तक कंट्रीब्यूट करते हैं तो सिर्फ 2.5 लाख तक का आपका जो इंटरेस्ट अक्यूमुलेट होगा वो टैक्स फ्री है। बाकी के 10 लाख रुपए पे जितना भी इंटरेस्ट अक्यूमुलेट होगा वो आपके स्लैब में ऐड कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से आपको टैक्स आपके स्लैब के हिसाब से भरना पड़ेगा। तो बेसिकली इनकम में ऐड होगा और आपके फिर जिस टैक्स स्लैब में आप रहेंगे उसके हिसाब से आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। हेमंत सर, आपको लगता है कि यहाँ पर जो निवेशक है जो बीपीएफ का फायदा उठा रहे थे, और ज्यादातर वैसे लोग जो आई थिंक हाई सैलरी ब्रैकेट में आते हैं, उनके ऊपर ये सीधा निशाना किया गया है, क्योंकि कम सैलरी वाले तो वैसे भी उसमें ज्यादा उसका फायदा उठा नहीं पा रहे थे? ना, आई टोटली एग्री। आई थिंक उसका पर्पज ही वही है कि अगर आप हायर इनकम ग्रुप में हैं और अगर आप ऐसी ऑप्शन में पैसा डाल रहे हैं जहां पे आपको टैक्स फ्री रिटर्न मिल रहा है और आप वॉलंटरी भी कर रहे हैं और ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोशिश ये की गई है कि भाई ये जो बेनिफिट है ये डिस्प्रोपोर्शनेट ना मिले लोगों को। तो आई थिंक उसके हिसाब से उन्हीं लोगों को फर्क पड़ेगा जो उस स्केल तक आते हैं, मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल है जिनके ऊपर मुझे लगता है इसका फर्क पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है ये जो इन्वेस्टर्स हैं इनको कुछ दूसरी ऑप्शन देखनी पड़ेगी इन्वेस्ट करने के लिए। और वो दूसरे ऑप्शंस क्या हो सकते हैं हेमंत सर? देखिए, एक बात तो हमें माननी पड़ेगी, हम सीधे सीधे ये तो नहीं बोल सकते कि पैसा सीधा इक्विटी में जाएगा, इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाएगा जी। क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर उनको फेथ होता इक्विटी में, तो शायद यहाँ पे इतना पैसा लगाते भी नहीं। क्योंकि 8.5% टैक्स फ्री भी अगर हो और आप 10, 15, 20 साल के लिए पैसा लगा रहे हो तो आपको इक्विटी फंड उससे बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। तो ये डेफिनेटली बात है कि जब वहां से पैसा निकलेगा या वहां पे पैसा नहीं जाएगा तो दूसरी ऑप्शन है मे बी जो हाइब्रिड फंड्स है म्यूचुअल फंड्स के या इस तरह की जो ऑप्शंस हैं, मुझे लगता है वो डेफिनेटली ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगी उनके लिए। क्योंकि यहाँ तो अगर आप नहीं डाल सकते तो कोई ना कोई ऑप्शन आपको देखनी है। मुझे लगता है म्यूचुअल फंड एक बेटर ऑप्शन है, बट आई डोंट थिंक पूरा का पूरा पैसा जो है वो इक्विटी में जाएगा। बट हाँ, मे बी हाइब्रिड फंड या कुछ पैसा इक्विटी फंड में जा सकता है। मैं कहीं पढ़ रही थी हेमंत सर, जहां पे इन्होंने सलाह दी हुई थी लिखने वाले ने कि आप अपने एम्प्लॉयर से कह सकते हैं, अगर वहां एनपीएस की भी सुविधा आपको मिलती है तो आप पैसे को बांट दीजिए। आप ईपीएफ में थोड़ा कम कंट्रीब्यूट करके थोड़ा ज्यादा आप वो पैसा थोड़ा आप मोड़ सकते हैं एनपीएस की तरफ, और एनपीएस में आप फिर इक्विटी वाला जो ऑप्शन है वो ना लेके आप डेट ऑप्शन की तरफ जाइए तो ज्यादा बेहतर होगा। लगता है ये डुएबल काम है या फिर ये बहुत ज्यादा झंझट वाला काम हो जाएगा? मुझे लगता है थोड़ा झंझट वाला काम है, और वहां पे भी वैसे भी अगर आप देखो तो ओवरऑल एक सीलिंग लगाई थी वहां 7.5 लाख की कंट्रीब्यूशन के ऊपर, उसके ऊपर वो भी टैक्सेबल हो जाता है, तो वो भी देखना पड़ेगा आपको। आई थिंक मुझे लगता है कि सीधा सीधा यही रहेगा कि अगर आपके पास ये ऑप्शन बंद हो गई है तो बैठ के अपने पोर्टफोलियो को देखिए कि किस तरह की आपकी एसेट एलोकेशन है, किस तरह की ऑप्शन आपको ठीक रहेगी, बजाय इसके कि यहाँ से छोड़ के फिर से आप थोड़ा उसका कॉम्प्लिकेट करना है। तो बेसिकली अगर डेट फंड में जाते हैं तो हम डेट फंड में, जो कि लंबा नजरिया है, तो हमेशा कहते हैं कि अपने टेन्योर के हिसाब से मैच करो, ये अमूमन एक्सपर्ट कहते हैं। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं?
स्वाति, एब्सोल्युटली। तो मेरा एक सिंपल थॉट प्रोसेस है कि आप अगर डेट फंड में निवेश कर रहे हैं तो डेट फंड में कभी भी आप एवरेज मैच्योरिटी फंड की ऑब्जर्व कीजिए, और जितनी भी एवरेज मैच्योरिटी है फंड की उतना आपका मिनिमम टाइम होराइजन होना चाहिए निवेश करने के लिए, वरना मिसमैच हो जाएगा, जिसकी वजह से आप सोच रहे हो उससे थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले बैठोगे आप डेट फंड इन्वेस्टिंग में। पर अगर आप करंट सिचुएशन देखें स्वाति, मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना ये है कि गवर्नमेंट ने इतनी बोरोइंग, हम उस पे आते हैं कीर्तन, लेकिन मैं अभी भी उस पे आ रही हूँ कि अगर जो पीएफ में डाल रहे थे पैसा, क्योंकि वो लंबा नजरिया लेके चल रहे हैं, तो आपकी कुछ रिकमेंडेशन कि वो लॉन्ग टर्म के लिए शुड दे गो विथ गिल्ट फंड काइंड ऑफ थिंग और कॉर्पोरेट बॉन्ड, या फिर कुछ और ऑप्शन? स्वाति, मैं इसे जनरली अज्यूम करके कि हम यहाँ रिस्क प्रोफाइल की बात नहीं कर रहे, थोड़ा सा पैसा मैं डेफिनेटली एनपीएस में डालना चाहूंगा, क्योंकि इसकी वजह से जो आपको रिटायरमेंट के लिए डिसिप्लिन चाहिए वो आ जाएगी, क्योंकि वो आपको पैसा विड्रॉ करने नहीं देते। थोड़ा सा पैसा डेफिनेटली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड में भी आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 2.5% आपको एक रेगुलर इंटरेस्ट मिलेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ द गोल्ड प्राइस मूवमेंट। और आप बाकी का पैसा डेफिनेटली आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से या तो डेट में या हाइब्रिड फंड में डेफिनेटली निवेश कर सकते हैं स्वाति। ओके, हाइब्रिड फंड या डेट में निवेश किया जा सकता है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और जानेंगे कि कल के बजट की घोषणाओं के बाद क्यों कुछ डेट फंड्स में, डेट कैटेगरी के एनएवी में बहुत गिरावट देखने को मिली है, और इसका क्या मायना एक निवेशक को निकालना चाहिए, बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। बस थोड़ी देर में वापस आते हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जी बिजनेस पर। हम चर्चा कर रहे हैं कि बजट में जो घोषणाएं हुई हैं उनका आपके ऊपर एक निवेशक के तौर पे क्या असर पड़ रहा है, कैसे आप उन घोषणाओं को समझें ताकि आप बेहतर तरीके से निवेश से जुड़े फैसले ले सकें। हेमंत सर, यूलिप में भी यही बात कर दी गई है कि 2.5 लाख से ज्यादा का अगर सालाना प्रीमियम होगा तो फिर उसकी जो मैच्योरिटी पे पैसे मिलेंगे वो टैक्स फ्री नहीं रहेगा, जो पहले एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट था यूलिप के साथ। हालांकि प्रोडक्ट अपने आप में बहुत पसंद नहीं किया जाता है एक्सपर्ट्स के बीच में। ये बिल्कुल ठीक है आपने। आई थिंक जहां तक प्रोडक्ट की बात है, यस उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन ये बात सही है कि क्योंकि वहां पे टैक्स बेनिफिट था कि आप मेच्योरिटी के बाद या 5 साल के बाद जब पैसा निकालते थे तो कोई कैपिटल गेन नहीं दे रहे थे, तो काफी सारा पैसा स्पेशली एचएनआई इन्वेस्टर्स का काफी बड़ा पैसा जो है वहां पे जाता था। अब बजट में ये कहा गया है कि अगर आपका प्रीमियम जो है 2.5 लाख के ऊपर है यूलिप में, तो आपको वो जो टैक्स बेनिफिट जब टैक्स फ्री था वो नहीं मिलेगा। जिस तरह का टैक्सेशन इक्विटी फंड, म्यूचुअल फंड में होता था, यानी 10% आपको टैक्स देना और जो 1 लाख रुपए तक की जो छूट मिलती थी वो आपको मिलेगी। तो यहाँ भी जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्टिव वही है कि आपको जो टैक्स छूट दी गई है, अगर आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो, आप डिस्प्रोपोर्शनेटली पैसा वहां पे लगा रहे हो, उसका फायदा उठा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर टैक्स आना चाहिए। एग्जैक्टली जैसे हम बात कर रहे थे ईपीएफ के ऊपर इंटरेस्ट की। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि जो निवेशक काफी पैसा लगा रहे थे यूलिप के अंदर, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं है, उनको दूसरी ऑप्शन को देखना होगा यहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि आपको ये आपने अगर मल्टीपल पॉलिसीज लेके सोचा कि चलिए टैक्स बेनिफिट लेंगे, ऐसा नहीं होगा। उन सबको ऐड करके ही ये देखा जाएगा कि आपका जो आप पे कर रहे हो प्रीमियम वो 2.5 लाख से ऊपर है कि नहीं। तो जितनी भी पॉलिसीज आपके पास है, लेकिन ये सब जो चेंजेस हैं यूलिप वाले, ये 1 फरवरी 2021 से लागू हुए हैं। अगर आपने 1 फरवरी और उसके बाद यूलिप खरीदा तब ये लागू होगा। 2.5 लाख का जो उन्होंने वो रखा है, थ्रेशोल्ड लगा दिया है, क्या ये जरूरी था लगाना? ये क्या सोच के, इसके पीछे रैशनल क्या लगता है आपको, क्यों नहीं सारे यूलिप पे ये लागू किया गया? आई थिंक होना तो सभी के ऊपर चाहिए था। वही डिमांड भी थी पहले से। अगर आपको पता है, जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काफी समय से कह रही थी कि यहाँ पे जो टैक्स आर्बिट्राज है वो कहीं ना कहीं उसको प्लग करने की जरूरत है और वो पैरिटी आनी चाहिए वहां पे। अब ये 2.5 लाख में बेसिकली, बट ठीक है, पहले से तो बेहतर है, बट मेरे हिसाब से इसको यूलिप को जो है वो एट पार लाना चाहिए था म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। तो लॉजिक क्या है बोलना मुश्किल है, लेकिन
हाँ कुछ ना कुछ फर्क डेफिनेटली पड़ेगा कि जो पैसा यहाँ पे आ रहा था वो दूसरी ऑप्शन पे चला जाए। कीर्तन, चांसेस हैं इस बात के ज्यादा कि अब बहुत सारे लोग यूलिप की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको जो एक बेनिफिट मिल रहा था, साथ में इंश्योरेंस की लोग बातें करते हैं, लेकिन वो इंश्योरेंस कितना ज्यादा इफेक्टिव है वो हम सब जानते हैं। तो अब वो पैसा लोगों के पास एक्स्ट्रा बच रहा है और अब उसको शायद मार्केट में फिर वो, या इक्विटी म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, आई गेस। एब्सोल्युटली। सो स्वाति, कोई भी अगर यूलिप में निवेश कर रहा था तो उसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव म्यूचुअल फंड्स ही है। और अगर आप थोड़ी सी बेसिक सी भी कैलकुलेशन करें, म्यूचुअल फंड्स में आपको जबरदस्ती इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है जो आपको यूलिप में है, जिसकी वजह से जो एडिशनल कॉस्ट लग जाती है, मोर्टेलिटी कॉस्ट और दूसरी प्रीमियम एलोकेशन कॉस्ट वगैरह, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आज भी यूलिप में वो कॉस्ट लगती है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करेंगे ये सेम पैसा, तो आई थिंक टैक्स आर्बिट्राज हटने के बाद म्यूचुअल फंड एक बहुत बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है यूलिप के कंपैरिजन में। अब रुख करते हैं बॉन्ड मार्केट की तरफ। कल की घोषणाओं के बाद कुछ कई बातें कही गई और लिखी गई हैं, और दोनों में बहुत ही मिक्स तरीके का रिएक्शन दिख रहा है। कुछ कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा हो रहा है बॉन्ड मार्केट के लिए, कुछ कह रहे हैं कि अभी बॉन्ड मार्केट में इससे काफी हलचल देखने को मिलेगी। कुछ लोगों ने हमसे सवाल किए कि एनएवी में गिरावट क्यों आज देखने को मिली है बॉन्ड फंड्स में या डेट फंड्स में, और क्या करना चाहिए उनको आगे जाते वक्त। आपकी राय कीर्तन। सो स्वाति, अगर आप नोट करेंगे कि आरबीआई ने 2 हफ्ते पहले जब लिक्विडिटी खींचने की बात की थी मार्केट से, तब से आप देख रहे कि एनएवी में थोड़ी सी नरमी दिख रही है डेट साइड पे। तो होता यह है कि स्वाति, आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने ऑलरेडी 14 लाख करोड़ इस फाइनेंशियल ईयर में बोरो किया है और हम तकरीबन 12 लाख करोड़ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में बोरो करने वाले हैं। तो एज गवर्नमेंट, जो आप सबसे बड़े बोरोवर है मार्केट से, आप जितना पैसा मार्केट से और बोरो करने की कोशिश करेंगे आपको वो महंगे में पड़ेगा। राइट। इसका सिंपल मतलब ये है कि आप जितना पैसा बोरो करने जाएंगे, इंटरेस्ट रेट मार्केट्स में बढ़ेंगे, और जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में बढ़ते हैं वैसे ही एग्जिस्टिंग बॉन्ड जो कम इंटरेस्ट रेट पे लिया गया है उसकी वैल्यू मार्केट में गिर जाती है। इसीलिए जैसे ही गवर्नमेंट अपनी बोरोइंग बढ़ाएगा, मार्केट्स में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, और जो पुराना बॉन्ड कम इंटरेस्ट रेट पे लिया गया है वो मार्केट्स में वैल्यू उसकी कम हो जाएगी। यही रीजन है, आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से एनएवीज गिर रही है मार्केट में। और जैसे हमारी लास्ट टाइम भी बात हुई थी स्वाति, मुझे नहीं लगता कि यहां से इंटरेस्ट रेट्स नीचे गिरने की संभावना है। या तो यहां इंटरेस्ट रेट स्टेबल हो जाएंगे या तो यहां से इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे। तो डेट फंड निवेशक को यह ध्यान रखने की जरूरत है कि आप अपना मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज्यादा ना रखें। इसीलिए गिल्ट फंड्स जैसे फंड्स या मीडियम ड्यूरेशन फंड्स जैसे फंड्स में निवेश करने का समय नहीं है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट की मॉडिफाइड ड्यूरेशन कम रखिए, लो ड्यूरेशन फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड जैसे फंड्स में निवेश कीजिए। वो आपको वो सही सलाह है या सही राय है डेट फंड्स में इन्वेस्ट करने की आज। हेमंत साहब, जिनका ऑलरेडी निवेश है लॉन्ग ड्यूरेशन वाले फंड्स में, उनको क्या इस वक्त अपने पोर्टफोलियो को एक बार चेक करना जरूरी है? आई थिंक बिल्कुल जरूरी है। जो चेंज सिनेरियो जैसे हमने देखा बजट के अंदर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है, बोरिंग बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमने देखा कि यील्ड जो ऊपर चली गई, वो इम्पैक्ट सीधा सीधा आपको एनएवी के मूवमेंट में दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस उम्मीद में बैठे थे कि भाई इंटरेस्ट रेट नीचे जाते जाएंगे और रेट कट मिलेगा आगे, तो अगर हम लॉन्गर ड्यूरेशन फंड में है तो हमें वहां से बेनिफिट होगा, उसके होने के चांसेस अभी बहुत कम है। और बिल्कुल आई एग्री के यहां से इंटरेस्ट रेट नीचे जाने का मतलब नहीं है या तो यहां रहेंगे या तो यहां से ऊपर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हर डेट फंड इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो को देखने की जरूरत है कि आपके पोर्टफोलियो में किस तरह के फंड हैं, और अगर वहां पे जरूरत है बदलाव करने की तो करें। बट ऑब्वियसली क्योंकि 3 साल से पहले आप पैसा निकालते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, तो वो आप देख लीजिए कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में पैसा निकालो, इतना टैक्स पे करें कि शायद जितना नुकसान भी आपको आगे ना होने वाला हो। तो आई थिंक वो चीजों का ध्यान रखें, डेफिनेटली पोर्टफोलियो को देखना। और अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली आपको शॉर्ट टर्म या जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म उस तरह के जो फंड है उनमें पैसा लगाएं। इस टाइम पे लॉन्गर ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन के जो फंड्स हैं उनको अवॉइड करें। ओके, क्विकली कीर्तन, गोल्ड पर आपकी राय? वहां पर भी काफी हलचल देखने को मिल रही है। सो स्वाति, हुआ ये कि कस्टम्स ड्यूटी 12.5% से 7.5% कर दी है। इसका मतलब कि गोल्ड प्राइस नेचुरली 5% से कम हो जाना चाहिए। पर थोड़ी सी आप फाइनल डिटेल्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्रीकल्चरल सेस लगा दिया है जी। तो यहाँ मोटा मोटा बहुत ज्यादा डाउनफॉल गोल्ड में नहीं देखने मिलेगा, पर आप फिर भी 2-3% का डाउनफॉल देखेंगे। अगर आप गोल्ड प्राइजेस वर्सेस जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू
चल रहा है उसमें देखें तो सॉवरन गोल्ड का प्राइस थोड़ा सा मार्केट रेट से ज्यादा है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सॉवरन गोल्ड बॉन्ड में डिमांड थोड़ी सी नरम रहेगी। पर आप लंबे नजरिए से 5 या 7 साल के नजरिए से मुझे गोल्ड अच्छा लग रहा है। तो डेफिनेटली गोल्ड ETF या सॉवरन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली निवेश करना चाहिए। ऑल राइट, तो जो भी कुछ और भी अनाउंसमेंट्स हुए हैं, लेकिन हमारे पास वक्त की कमी है। मे बी हम दोबारा एक बार और शो करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज की चर्चा से ये बात सामने आ रही है आपके लिए कि अगर आप VPF या EPF में आपका ज्यादा कंट्रीब्यूशन जा रहा था, आपके पास 2.5 लाख से ऊपर अब नहीं करना आपको, तो आपके सामने ऑप्शन है। आप NPS या फिर SGB या फिर डेट फंड में ऑप्शन देख सकते हैं। यूलिप अगर लेने की सोच रहे थे, वैसे भी हम कभी सभी के लिए यूलिप सही नहीं होता। कुछ एक तबका है शायद उनको जरूरत हो सकती है, लेकिन एक बड़े तबके के लिए यूलिप प्रोडक्ट के तौर पे, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के तौर पे बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपर्ट मानते हैं कि नहीं है। तो अगर लेने की सोच रहे थे तो आप वो पैसे को इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ मोड़ सकते हैं। और साथ ही डेट फंड में अभी लॉन्ग ड्यूरेशन या मीडियम ड्यूरेशन फंड से दूर रहिए। अगर निवेश करना है तो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड की तरफ आप फोकस कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत सर और कीर्तन, आप दोनों का आज चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।